हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल इंजीनियर पाठशाला में। तो हमने पिछले वीडियो में ऑटोमोबाइल इंजन के इंट्रोडक्शन का कुछ हेडिंग्स देखी थी, जैसे कि ऑटोमोबाइल क्या होता है और ऑटोमोबाइल कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, 10-15 मिनट की, इसलिए हमने आगे का जो भी पार्ट है वो हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल को कई आधारों पर विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम पर्पस के आधार पर, यानी कि किस लिए हम ऑटोमोबाइल का उपयोग करते हैं। तो जिसमें देखिए, पहला तो आता है व्यक्तिगत वाहन, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, जो कि हम व्यक्तिगत आवागमन के लिए अपना करते हैं यूज़, मतलब दैनिक जीवन में, जिसमें हम लोग अपने खुद के लिए पर्सनल, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस है, ऑटो है। वाणिज्यिक वाहन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रक हो गया, टैक्सी हो गया। फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस मतलब जैसे कि फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, क्रेन है, डंपर है आदि। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये जो यहाँ से है यहाँ तक, ये देखिए स्पेशल पर्पस, ये हैं सारे, ठीक है। मतलब एक स्पेशल उसके लिए पर्पस के लिए बनाए जाने वाले उपसाधन, ठीक है। फिर इसके बाद हम आता है एक टाइप ईंधन के प्रकार, टाइप ऑफ फ्यूल। तो ईंधन के प्रकार में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा देखो, सबसे पहले पेट्रोल इंजन वाहन, अधिकांश कारें और बाइक, ठीक है। तो ईंधन के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्यूल। सबसे पहले आता है पेट्रोल इंजन वाहन, अधिकांश कारें और बाइकें, जैसे कारें और बाइकें ज़्यादातर पेट्रोल इंजन वाहन की ही होती हैं। इसके बाद डीजल इंजन वाहन, डीजल इंजन वाहन जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया आपका, ये सब डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। इसके बाद आते हैं सीएनजी वाहन। सीएनजी वाहन जैसे पर्यावरण अनुकूल टैक्सियाँ जो होती हैं, टेम्पो देखा होगा आपने, ऑटो बोल, 3 पहिए वाला, जो हरे और पीले कलर का होता है, जहाँ तक, तो वो सीएनजी से चलने वाली होती है। गाड़ियाँ भी कई सीएनजी से चलने वाली आती हैं। एलपीजी, कुछ पुराने थ्री व्हीलर्स में भी आता है, और कुछ 4 व्हीलर गाड़ियाँ पहले आती थी, उनमें भी एलपीजी का सिस्टम लगा होता था। फिर इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, जो कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो आजकल चालन में हैं और आगे उन्हीं का समय है। इसके बाद हाइब्रिड वाहन, जो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक मिलकर काम करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना आप समझ लें कि ये क्या होते हैं। और इसके बाद चक्कों की संख्या, यानी कि व्हील्स, पहियों के आधार पर वर्गीकरण एक तरीके से होता है। ये तीसरा वर्गीकरण, जैसे 2 पहिया वाहन, जैसे बाइक हो गया, स्कूटर हो गया। 3 पहिया वाहन, ऑटो, लोडर। 4 ई रिक्शा भी आपका 3 पहिए में आता है। 4 पहिया वाहन जैसे कार है, वैन है। और 6 पहिया वाहन या उससे अधिक के, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रेलर हो गया इत्यादि, ठीक है। फिर आता है इंजन के स्थान, पोजीशन ऑफ इंजन। तो पोजीशन ऑफ इंजन में आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला आता है फ्रंट इंजन। तो फ्रंट इंजन में देखिए आप, ये आ रहा है आपका, यानी कि इंजन जो होता है वो गाड़ी के फ्रंट में होता है। इससे क्या होता है, अधिकतर वाहन में, मतलब अधिकतर वाहनों में क्या होता है कि फ्रंट में ही इंजन, आपने देखा होगा, संतुलन बेहतर रहता है इसमें। फिर होता है रियर इंजन, जैसे कि कुछ बसें और स्पोर्ट्स कार में रियर इंजन लगा होता है, ये आप जो देख रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद होता है मिड इंजन रेसिंग,
जो कि बीच में इंजन लगा होता है। तो ये रेसिंग और हाई परफॉर्मेंस वालों के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसके बाद इंजन को हम ऑटोमोबाइल को हम ट्रांसमिशन सिस्टम के आधार पर, किसके आधार पर? ट्रांसमिशन सिस्टम के आधार पर बांटते हैं। उसमें क्या होता है? मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें गियर जो होता है हम उसको मैनुअली बदलने का काम, मतलब अपने हाथ से बदलते हैं, आगे पीछे करते हैं, जैसा कि आपने ज़्यादातर गाड़ियों में देखा होगा। लेकिन उसके बाद आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसमें क्या होता है? खुद ही गियर बदलते हैं। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गियर अपने आप बदलता चला जाता है। ये जो गियर होते हैं, ये जो एडवांस गाड़ियाँ आ रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है CVT और DSG। तो ये आजकल जो आधुनिक गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइव सिस्टम के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। इसमें क्या है? फ्रंट व्हील ड्राइव, इंजन की शक्ति आगे वाले पहियों पर, मतलब जो इंजन का जो भी पावर होता है वो आगे वाले पहियों पे जाता है, और आगे वाले पहिए जब चलते हैं तभी पीछे वाले पहिए उसको, मतलब आगे वाले पहिए ही पीछे वाले पहिए को खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद रियल व्हील ड्राइव, इसमें क्या होता है? पीछे के पहियों पर शक्ति होती है, मतलब आजकल जो हम लोग गाड़ियाँ देखते हैं उसमें ज़्यादातर रियल व्हील ड्राइव ही होती है। फिर उसके बाद ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव, सभी पहियों को शक्ति मिली। जैसे आपने SUVs देखी होंगी, जैसे थार है, और जो अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर वगैरह, तो ये 4 व्हील ड्राइव होती है, ठीक है। और इसके बाद हम नेचर ऑफ रोड के आधार पर, मतलब मार्ग के प्रकृति के आधार पर हम बांटते हैं। मार्ग के प्रकृति के आधार पर जैसे ऑन रोड वाहन जो सड़क पे चलते हैं, ऑफ रोड वाहन जो खेत या निर्माण स्थल आदि के लिए होते हैं। फिर लोड कैपेसिटी के आधार पर, इसमें तो आपको पता ही है, हल्के वाहन LMB जैसे कार हो गया, वैन हो गया, मध्यम वाहन मिनी ट्रक हो गए, भारी वाहन ट्रक और बस हो गए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये भारी वाहन हो गए, ये यहाँ से, ठीक है, ये स्पेशल पर्पस वाहन है, ये सब स्पेशल पर्पस वाहन है। और ये देखिए हल्के वाहन है, ये फिर, ठीक है, फिर ये मध्यम वाहन है, ये मध्यम वाहन है, और ये भी हल्के वाहन है, ठीक। फिर इसके बाद ये देखिए, ये भारी वाहन है, ये भारी वाहन है, ये भारी वाहन है। तो ये इस प्रकार होते हैं, ठीक है। आप इसको समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेचिस। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चेचिस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चेचिस वाहन का मुख्य फ्रेम होता है, जिस पर इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और बॉडी आदि फिट किए जाते हैं। इसे वाहन की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा ये पूरा, ठीक है। तो जो चेचिस क्या होता है, एक बार हम फिर पढ़ेंगे। चेचिस वाहन का मुख्य फ्रेम होता है, मतलब, ठीक है, जिस वाहन का मुख्य फ्रेम होता है, जिस पर इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन, ब्रेक्स और स्टीयरिंग आदि बॉडी पर फिट किए जाते हैं, इसे वाहन की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। चेचिस क्या करता है? वह पूरे वाहन के भार को संभालता है और विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़ता है। कौन कौन सी इकाइयाँ? जैसे कि इंजन,
ये आपका हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें आता है क्लच आ जाता है, गियर बॉक्स आ जाता है, ये हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। फिर ये व्हील वगैरह भी आ जाते हैं इसी में, और स्टीयरिंग सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। और तो और ब्रेक्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका चेचिस को, इसका भाग चेचिस जो होती है वो इसका भाग संभालती है। मतलब चेचिस ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चेचिस है। आपने देखा होगा जब ट्रक वगैरह होते हैं तो उनकी पहले चेचिस ही आती है, ठीक। तो वो ऐसी ही होती है, उसमें केवल क्या होता है, आगे इंजन रखा होता है, और मतलब उसका जो मेन इकाइयाँ जो होती हैं, इंजन होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग, ये सब लगी होती है। और जो ऊपर की बॉडी होती है वो बाद में उसमें फिट की जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि चेचिस क्या होती है, ठीक है। और चेचिस को ही हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। चेचिस क्या है, रीढ़ की हड्डी है बॉडी की, वो भी जो भी वाहन होता है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, चेचिस है। तो इसको आप लिख लेना। अब हम चेचिस के कार्य पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ चेचिस। तो चेचिस के कार्य क्या है, सबसे पहला तो है इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और सस्पेंशन को सपोर्ट प्रदान करना, यानी उनका भार भी संभालता है, उनको सपोर्ट फाइव। अब ये चीज़ें किस पे रुकी हुई है, चेचिस पे रुकी हुई है। तो चेचिस क्या करता है, उनका सपोर्ट प्रदान करता है। इसके बाद सड़क पर परिवहन की संरचना संतुलित करना, ठीक है, सड़क पर वाहन की संरचना को संतुलित करना, यात्रियों सामान के भार को वहन करना, बाहरी झटकों और कंपन को अवशोषित करना। तो ये कुछ इसके पार्ट्स थे। अब हम पढ़ेंगे चेचिस के प्रकार। तो सबसे पहले हम फ्रेम बेस्ड चेचिस यानी कि कन्वेंशनल आर्क फ्रेम चेचिस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, चेचिस एक अलग फ्रेम होता है जिस पर गाड़ी की बॉडी रखा जाता है। उदाहरण जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, जीप हो गया। आपने ट्रक और बस जब आते हैं तो उनकी केवल चेचिस ही आती है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उस पर क्या होता है, बॉडी अलग से लगाई जाती है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मजबूत और टिकाऊ, भारी वाहन के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब भारी वाहनों में ज़्यादातर फ्रेम चेचिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नुकसान क्या होते हैं, वजन ज़्यादा होता है और आधुनिक डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है, तो अब हम पढ़ेंगे मोनोकोक चेचिस। तो मोनोकोक चेचिस क्या होता है, इसमें बॉडी और चेचिस एक यूनिट होती है। ये जो कार समेत आती हैं, उसमें क्या होता है, चेचिस केवल नहीं आती है, उसमें मोनोकोक चेचिस लगी होती है। मतलब उसमें बॉडी भी होती है और आपकी चेचिस भी होती है। उदाहरण के लिए कारें हो गई, और कार हो गई जैसे आपकी, ठीक है। फिर आपका जैसे मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टोयोटा है, तो ये सब क्या है, मोनोकोक चेचिस से बनी होती है। तो अब आपको मतलब ध्यान रखना है कि मोनोकोक चेचिस वह चेचिस होती हैं जिसमें बॉडी अलग से नहीं बनाई जाती है, बॉडी बनी बनाई ही आती है। इसमें क्या होता है, फ़ायदा क्या है इसके, हल्का वजन है, ईंधन कुशल होता है, अच्छे क्रैश सेफ्टी फीचर्स होते हैं। नुकसान, मरम्मत महंगी होती है, भारी वाहन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका एक तीसरा पार्ट होता है स्पेस फ्रेम चेचिस। इसमें क्या होता है, ये हल्के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है और रेसिंग कारों व स्पोर्ट्स कारों में प्रयोग होता है। यानी कि जो स्पेस फ्रेम चेचिस क्या होता है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रेसिंग कारों में, स्पोर्ट्स कारों में। और ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर का। अब हम पढ़ेंगे बेसिक लेआउट्स के प्रकार, यानी कि चेचिस के जो लेआउट्स हैं, ये थोड़ा यहाँ पे उधर लिखा हुआ है, ये चेचिस लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये चेंजेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये चेंजेस लिखा हुआ है, ठीक।
तो चेसिस के लेआउट कैसे हैं? सबसे पहले फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव, मतलब इंजन आगे की ओर होगा और ड्राइव रियल व्हील से होगा, मतलब कि इंजन आगे रखा होगा लेकिन जो ड्राइव लगा होगा वो पीछे वाले, यानी कि शक्ति पीछे वाले पहियों को मिल रही होगी, जैसे कि पुरानी एम्बेसडर कार, जीप आदि। फिर आता है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें क्या होता है, इंजन भी आगे रखा होता है और ड्राइव जो होता है वो भी फ्रंट व्हील में ही होता है, जैसे कि मारुति 800, हुंडई i10। फिर इसके बाद रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। इसमें क्या होता है, इंजन और ड्राइव पीछे होते हैं, मतलब इंजन भी पीछे और ड्राइव भी पीछे, जैसे पोर्श का 911, पुराने वॉक्सवैगन बीटल। फिर ऑल व्हील ड्राइव आता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस सभी पहियों को पावर मिलते हैं, इंजन चाहे जहाँ पे भी रखा हो लेकिन जो पावर होती है वो सभी, जैसे एसयूवीज़ वगैरह में ऑल व्हील ड्राइव ही आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये जो चेसिस वाहन की बुनियादी संरचना है, इसके बिना कोई भी यांत्रिक स्थिर नहीं है, कोई भी मैकेनिकल यूनिट स्थिर नहीं रह सकती है। इसके विभिन्न प्रकार और लेआउट के वाहन के प्रकार उसकी कार्यप्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं। मतलब चेसिस क्या होती हैं, चेसिस एक बुनियादी संरचना है, इसके बिना कोई भी जो मैकेनिकल यूनिट है जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन वगैरह, तो ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। और इसके विभिन्न प्रकार की होती हैं और इनका जो लेआउट होता है, लेआउट वो भी वाहन के प्रकार और उसकी कार्यप्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं। तो आई होप आपको चेसिस के बारे में पता चल गया होगा, चेसिस क्या होता है, चेसिस के कार्य क्या हैं। एक बार हम फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। चेसिस क्या है, चेसिस वाहन का मुख्य फ्रेम होता है जिस पर इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और बॉडी आदि फिट किए जाते हैं। इसे वाहन की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। चेसिस वाहन के पूरे भार को संभालता है और विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़ता है। चेसिस के कार्य क्या हैं, इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और सस्पेंशन को सपोर्ट करता है। सड़क पर वाहन की संरचना को संतुलित रखना, यात्री और सामान के भार को वहन करना, बाहरी झटकों, कंपन को अवशोषण करना। चेसिस के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है फ्रेम बेस्ड चेसिस। इसमें अलग फ्रेम होता है जिस पर गाड़ी की बॉडी को रखा जाता है, उदाहरण के लिए ट्रक हो गया, बस हो गया, जीप हो गया। फ़ायदे क्या हैं, मजबूत और टिकाऊ, भारी वाहन के लिए उपयुक्त। नुकसान क्या हैं, वजन बहुत ज़्यादा होता है, आधुनिक डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उसके बाद मोनोकोक चेसिस, इसमें क्या होता है, बॉडी और चेसिस एक यूनिट पर होती हैं, आधुनिक कारों में उपयोग होती है, उदाहरण के जैसे कार, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टोयोटा है। फ़ायदे क्या क्या हैं, हल्का वजन, ईंधन कुशल, अच्छे क्रैश सेफ्टी फीचर्स। नुकसान, मरम्मत महंगी होती है, भारी वाहन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फिर आता है स्पेस फ्रेम चेसिस, ये हल्के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है और इसका कारोबार स्पोर्ट्स कारों में प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा था चेसिस लेआउट। चेसिस लेआउट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे होता है फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव, इसमें इंजन आगे और ड्राइव रियर व्हील्स होते हैं, यानी कि पीछे पहियों से, जैसे पुरानी एम्बेसडर, जीप। फिर आता है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, इनमें इंजन और ड्राइव दोनों आगे वाले पहियों पे होता है। फिर आता है रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव, इसमें इंजन और ड्राइव पीछे वाले पहियों पर होता है। फिर आता है ऑल व्हील ड्राइव जो कि सभी पहियों को पावर मिलती है और ये एसयूवीज़ में होता है। अभी हम ड्राइव के बारे में आगे टॉपिक है ये ड्राइव, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्राइव क्या होता है। तो और लास्ट में चेसिस वाहन की बुनियादी संरचना है, इसके बिना कोई भी यांत्रिक इकाई, मैकेनिकल यूनिट स्थिर नहीं रह सकती। इसके विभिन्न प्रकार और लेआउट वाहन के प्रकार हैं, उसकी कार्यप्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं ये चीज़। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव। तो अब हम ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑटोमोबाइल में ड्राइव आखिर होता क्या है, ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव होता क्या है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ड्राइव का अर्थ होता है से उत्पन्न शक्ति, मतलब इंजन से जो भी उत्पन्न शक्ति है, ठीक है, तो उसको किस तरह और किन पहियों तक पहुंचाई जाए, इसी को हम ड्राइव कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने इंजन तो लगा लिया, अब इंजन से पावर पहियों में भी तो पहुंचाएंगे, तभी तो हमारी जो भी गाड़ी है वो आगे चलेगी। तो जो वो सिस्टम है कि हम इंजन से जो भी पावर उत्पन्न हो रही है उसको किस तरह और किन पहियों तक पहुंचाई जाए, यानी कि किस तरह और किन पहियों तक, ये जो है इसी को हम ड्राइव कहते हैं, ताकि वाहन चल सके। साधारण भाषा में अगर आप समझें तो ड्राइव ये बताता है कि कौन से पहिए वाहन को खींचते हैं, ठीक है, सिंपल सी भाषा है।
कि कौन से पहिए वाहन को खींचते हैं। बस हमें इसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राइव के प्रकार। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आपको एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाएगा। और तो ड्राइव के प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्राइव इन ऑटोमोबाइल। तो सबसे पहले फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जो इसमें इंजन होता है, इंजन की शक्ति सामने के पहियों का फ्रंट व्हील्स को दी जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे होंगे, ये इंजन लगा हुआ है, ठीक है, और इसकी शक्ति ये देखिए फ्रंट व्हील में दी जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव कहते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, हल्के वाहन में अधिक माइलेज होता है, निर्माण लागत कम होती है और बेहतर ग्रिप स्लिपरी सड़क पर। उदाहरण के लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट, होंडई i20 इत्यादि। अब आता है फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव के नुकसान क्या हैं, आगे के पहियों पर, अब यहाँ पे भाई इंजन रखा हुआ है तो आगे के पहियों पर लोड भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए जल्दी घिस जाएंगे। अब इन पर कोई लोड नहीं है तो ये हल्का कम घिसेंगे। तेज़ रफ्तार पर हैंडलिंग कमज़ोर होती है, ऑफ रोडिंग या ख़राब सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा टाइप है रियल व्हील ड्राइव। तो रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, इसमें इंजन की शक्ति पीछे के पहियों पर होती है। आप देख रहे होंगे इंजन की शक्ति क्या है, ये इंजन रखा हुआ है और इसकी पावर कहाँ जा रही है, ये जा रही है पीछे के पहियों पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, रियर व्हील ड्राइव कहते हैं, ठीक है। तो रियल व्हील ड्राइव में इंजन की शक्ति पीछे के पहियों पर दी जाती है। लाभ क्या है, बेहतर बैलेंस भारी वाहनों के लिए, तेज गति और स्पोर्ट्स ड्राइविंग के लिए अच्छा है, जैसे जीप है, ट्रक है, BMW, मर्सिडीज। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होती हैं वो रियल व्हील ड्राइव पर ही होती हैं। इसके नुकसान क्या है, बारिश या बर्फ़ वाली सड़कों पर पकड़ कमज़ोर हो सकती है, वजन ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रांसमिशन शाफ्ट लंबा होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ट्रांसमिशन शाफ्ट इसमें क्या है, बहुत ही लंबा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और क्या, इसके निर्माण लागत भी अधिक होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव, इसमें सभी चारों पहियों को पावर दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी पावर जा रही है और फिर पीछे शाफ्ट गई और यहाँ पर भी पावर जा रही है। जैसे नहीं कि ये भी पहिया चल रहा है, ये भी चल रहा है और इसको भी पावर मिल रही है और इसको भी पावर मिल रही है। तो इसमें चारों पहियों को बराबर पावर दी जाती है बराबर, और सिस्टम ज़रूरत के हिसाब से फ्रंट और रियर में पावर बांटता है। इसमें सिस्टम मतलब लगा होता है कि जब आप चाहें तो ये पीछे वाले पहियों में केवल पावर दे सकते हैं या आगे वाले पहियों में पावर दे सकते हैं, और एक सिस्टम होता है कि आप चारों पहियों में एक साथ पावर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लाभ क्या हैं, अब हम लाभ पढ़ते हैं। तो हर प्रकार की सड़क पर ऑफ रोड स्लीपर पर बेहतर पकड़ होती है, अधिक सुरक्षा और नियंत्रण होता है, जैसे महिंद्रा XUV 700, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मतलब SUVs में ज़्यादा होता है। फिर होता है ऑल व्हील ड्राइव के नुकसान क्या है, सिस्टम जटिल और महंगा होता है, ईंधन की खपत, माइलेज अधिक होती है और सामान्य परिस्थितियों में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वजन बढ़ता है, ठीक है। तो अब आता है फोर व्हील ड्राइव। इसमें चालक ज़रूरत अनुसार चारों पहियों को पावर दे सकता है, मैनुअल या ऑटो मोड विशेष रूप से। ये एक तरीके से ऑल व्हील ड्राइव ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है लाभ, कठिन रास्तों पर उच्च प्रदर्शन होता है, ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है। उदाहरण के लिए महिंद्रा थार है, फोर्ड एडवेंडर एडवन फोर्ड एडवर है, टाटा सफारी है जो पुराने मॉडल के हैं। फोर व्हील ड्राइव के नुकसान क्या है, वाहन का वजन और लागत दोनों ज़्यादा होते हैं, मेंटेनेंस खर्चा अधिक होता है, सड़कों पर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी माइलेज कम होता है। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ते हैं। इसका चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ईवी, जिसे हम शॉर्टकट में ईवी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन एक ऐसा वाहन है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है और इसके लिए ऊर्जा बैटरियों से प्राप्त होती है। इसमें पारंपरिक पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि पूरी तरह से विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। सो
इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं और ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्रभावी कदम है। ईवीज में न केवल वाहन की गति और ड्राइविंग अनुभव सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है, बल्कि ये ऊर्जा की बचत और उच्च दक्षता के लिए डिजाइन किए गए सॉरी। तो इलेक्ट्रिक वाहन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा, मतलब इसमें इंजन नहीं लगा होता। इंजन की जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो कि बैटरियों से संचालित होता है। हाँ, इसमें पेट्रोल और डीजल की हमें आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। ये देखिए, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी, ये देखिए चार्ज हो रही है और ये चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही बोलबाला है। और एक इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है, तो हमारे जलवायु के परिवर्तन के खिलाफ एक प्रभावी कदम भी है। और ईवीज़ में वाहन की गति और ड्राइविंग अनुभव सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सकता है, और बल्कि ये ऊर्जा की बचत और उच्च दक्षता के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन के कंपोनेंट्स। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं? तो इसमें बैटरी होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इन्वर्टर होता है, चार्जिंग पोर्ट होता है, कंट्रोलर, रेगुलेटर, ब्रेकिंग सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे बैटरी क्या है। बैटरी ईवी का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ये आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी होती है। जैसे कि जो हमारे अलग ईवी के जो और गाड़ियाँ होती हैं इसमें उसमें पेट्रोल और डीजल पड़ता है, तो इसी में बैटरी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम तो इलेक्ट्रिक वाहन के घटक हम पढ़ेंगे। बैटरी ईवी का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। ये आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी होती है। अभी आपको मैंने बताया था कि लिथियम आयन बैटरी होती है, जैसे उसमें पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करता है, वैसे इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करके इसे पहियों में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वही पहियों को पावर देता है बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करके। अब आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, जो भी डीसी करंट होता है उसको एसी करंट में बदलता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोटर को ऊर्जा दी जा सके। इसके बाद चार्जिंग पोर्ट होता है जो आप देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए ईवी में चार्जिंग पोर्ट दिया होता है और ये चार्जिंग स्टेशन होता है। अब कंट्रोलर क्या करता है, वाहन की गति और ऊर्जा वितरण को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। रेगुलेटर बैटरी और मोटर के बीच ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फिर आता है ब्रेकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक वाहन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो ऊर्जा को बैटरी में पुनः संचित करता है। अब इलेक्ट्रिक वाहन का ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य वाली बात ज़्यादा है। ये चेचिस है गाड़ी की, ठीक है, और ये व्हील्स लगे हुए हैं आपके, यहाँ पे बैटरी रखी होती है, ये कंट्रोलर है, ये मोटर लगा हुआ है, मोटर पावर दे रहा है दोनों पहियों को, गाड़ी आगे चल रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूँ, तो ये और मोटर ही क्या करता है, रीजनरेटिव करता है बैटरी को। जब गाड़ी चलती है तो ये मोटर रीजनरेटिव करता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के फ़ायदे। तो एडवांटेज ऑफ ईवीज क्या है, पर्यावरण को बचाता है, CO2 उत्सर्जन नहीं करता है, कम चलाने की लागत। इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन की लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में बहुत कम होती है। न्यूनतम रखरखाव। इलेक्ट्रिक मोटर में कम गतिशील भाग होते हैं जिसमें रखरखाव की लागत कम होती है। शोर नहीं करते, इलेक्ट्रिक वाहन बहुत कम शोर करते हैं जो शहरी क्षेत्रों में अच्छा है। नुकसान डिसएडवांटेज ऑफ ईवी क्या होता है, बैटरी की कीमत अधिक होती है जिससे वाहन की कुल लागत बढ़ती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सभी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नहीं होती है। रेंज की सीमा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी क्षमता सीमित होती है जिससे लंबे रास्तों पर यात्रा करना कठिन हो सकता है। तो यहाँ तक आपने ईवी के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हाइब्रिड वाहन के बारे में हम पढ़ेंगे, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी
टॉपिक है उसको कवर करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और भी बताना कि और भी किस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में थोड़ा मतलब सही नहीं लगता है कि बच्चे देखते भी नहीं हैं ज़्यादा लंबी वीडियो। छोटी-छोटी वीडियो में क्या होता है, मन लग जाता है पढ़ाई में। तो छोटी-छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। आप वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें माय चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।